वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त काल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में डिस्कस कर लिया है, राइट। तो मौर्य काल के जितने भी रूलर्स रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोका हो, उन लोगों ने किस तरह से हिमाचल की पहाड़ी रियासतों को अपने अधीन कर लिया था, वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सिकंदर भी हिमाचल प्रदेश की तरफ आने ही वाले थे, परंतु उनके सैनिकों ने युद्ध करने से इनकार कर लिया था, आगे बढ़ने से इनकार कर लिया था। इसलिए जो है सिकंदर को वहां से वापस होना पड़ा था और उसने वहां पे 12 स्तूपों का निर्माण किया था, राइट। व्यास नदी के किनारे, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने जो है डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त काल। तो गुप्त काल को हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेट करने से पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। जो गुप्त काल है, इसकी जो नींव रखी थी वो श्री गुप्त ने रखी थी। हालांकि इसका जो वास्तविक शासक या फिर कहे प्रथम स्वतंत्र शासक जो थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, राइट। इस गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस वंश को काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम में जो है देखिए, भारत ने हर लेवल में जो है इंडिया ने विकास कर लिया था। फिर चाहे वो लिटरेचर हो, मेडिसिन हो, साइंस हो, एस्ट्रोनॉमी हो या एस्ट्रोलॉजी, हर एक क्षेत्र में जो है इंडिया ने विकास कर लिया था, ठीक है। अगर हम बात करें जो गुप्त काल में जो है एक महान शख्सियत हुई है हमारे, वो है आर्यभट्ट। इनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। मैथ्स में जो पाई की जो वैल्यू 3.14 वो भी इन्होंने ही दी थी, और साथ में जीरो की खोज का श्रेय भी इन्हीं को ही जाता है। जीरो एंड पाई की वैल्यू आर्यभट्ट ने दी थी, ठीक है। तो सोचिए, गुप्त काल के टाइम में ही हमारी साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित थी। आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्तित्व उसी टाइम हुए हैं, तो हम आइडिया ले सकते हैं कि उस टाइम जो है भारत ने कितनी उन्नति, कितनी डेवलपमेंट कर ली थी, राइट। वो तो हम अंग्रेजों ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया था, अदरवाइज हम आज पता नहीं कहाँ होते, राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखिए, मौर्य काल के शासकों की तरह ये जो गुप्त काल के शासक भी जो थे, ये लोग भी पहाड़ी जो जितने भी हिल्स एरिया थे यहाँ पे अपना अधिकार जमाना चाहते थे, राइट। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो है हम बात अगर करें, हिमाचल में जो जितने भी जनपद थे वो वैनिश होने की कगार में थे, क्योंकि एक तो बाहर से इतने आक्रमण हो रहे थे। भारत के से पहले मौर्यों के आक्रमण से जूझते रहे। फिर उसके बाद जो है अब गुप्त काल के जो शासक थे समुद्रगुप्त, ये जो समुद्रगुप्त हैं, ये गुप्त काल के सबसे शक्तिशाली शासक हैं, ठीक है। इन्होंने भी जो है यहाँ पे आक्रमण करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये जो कुनिन थे, कहा जाता है कि ये तो गुप्त काल के आने से पहले ही वैनिश हो चुके थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त ने त्रिगर्त, औदुंबर, कोलुटा को गुप्त साम्राज्य में मिला दिया था, ठीक है। ये जो समुद्रगुप्त थे, इन्होंने जो ये जनपद थे त्रिगर्त, औदुंबर और कुलुटा मीन्स कुल्लू, इनको जो है इसने जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन जिसे कहा जाता है, और इन्हें किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत का जो नेपोलियन है किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और भारत का नेपोलियन इन्हें कहा किसने? तो वो कहा था स्मिथ ने, एडी स्मिथ ने, राइट। ये जो समुद्रगुप्त है, इन्होंने बहुत सारे आक्रमण यहाँ पे किए। जो हिमाचल के रूलर्स थे वो लोग भी डटे रहे इनसे युद्ध करने के लिए, पर कब तक करते? क्योंकि ये बहुत महान शासक था, इसलिए हर लेवल में, हर दर्जे में जो है हिमाचल के रूलर्स से ऊपर ही था। तो अंततः ये विवश हो चुके थे इसकी अधीनता के लिए। तो इसलिए 340 में इसने हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्थानीय राजा थे उनको लड़ने या तो इन्हें कहा कि लड़ो या फिर अधीनता स्वीकार करो, राइट। अंततः अधीनता स्वीकार कर देने को विवश हो गए थे। अब और क्या करते ये लोग? और ज्यादा लड़ तो नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने इनकी अधीनता ही स्वीकार कर ली थी। तो
फिर उसके बाद कर देने पे भी ये मजबूर हो गए थे। ठीक है, इसने जो है समुद्रगुप्त ने हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्य, देखो उस टाइम जो है ये जो पुराने जो जनपद थे हमारे, कुलीन तो पहले से खत्म हो चुका था, अधूम्र और ये जो बाकी के कुलुटा हो गए, त्रिगर्त हो गए, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। पर जिस टाइम ये अधीनता स्वीकार कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, उसी टाइम जो है जब ये जो बड़े जनपद थे टूट रहे थे, उस टाइम छोटे छोटे जनपद, छोटी छोटी स्टेट्स जो है हिल्स एरिया में डिवेल्प हो रही थी, जैसे सिरमौर है, बुशहर हो गई या फिर चंबा हो गई। इसलिए जब हम हिमाचल प्रदेश के गठन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में वहाँ पे 4 जिले दिए जाते हैं, जिसमें मंडी को भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी पहले सिरमौर, बुशहर, ये जो सिरमौर है, बुशहर है और चंबा है, ये रियासतें उसी टाइम ही बन गई थी, ये जनपद बन चुके थे। ठीक है, तो इन जनपदों को भी, अब इतने बड़े बड़े जनपद जो है इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये तो फिर छोटे छोटे जनपद थे, उसी टाइम जो है ये उभर रहे थे, तो इन्होंने भी इसकी स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। राइट, तो चलिए आगे देखते हैं। 340 ईस्वी में इसने हिमाचल प्रदेश के स्थानीय राजाओं को लड़ने या अधीनता स्वीकार करने को कहा। अंततः अधीनता स्वीकार करके ये जो है कर देने को मजबूर हो गए थे। समुद्रगुप्त ने हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्य सिरमौर, बुशहर, चंबा को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इसने समुद्रगुप्त ने क्या किया था, इसकी जो पॉलिसीज थी बहुत अच्छी थी। इस जैसे अकबर की मनसबदारी थी, ठीक है, आई थिंक, आई होप आपको पता होगा कि अकबर की जो मनसबदारी थी उसमें क्या था कि वो जब अकबर किसी राज्य में, भारत के किसी क्षेत्र में आक्रमण करता था तो वो क्या करता था, वहाँ के राजा को पहले अपने अधीन कर लेता था, पूरे राज्य को। फिर उसके बाद वो राजा को कहता था कि आप ही यहाँ पे शासन करो, मुझे यहाँ पे शासन करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, पर राज्य जो क्षेत्र है वो मेरा रहेगा, राज आप करोगे, और जो मेरी जो सेना होगी वो यहीं पे रहेगी और वो आपकी सेवा करेगी, और जब मुझे ज़रूरत होगी तो वो सेना जो है, इस सेना का मनसबदार भी जो है उसी को बनाया जाता था, राजा को। और जब ज़रूरत पड़ती थी तो उस टाइम जो है वो सेना अकबर यूज़ कर लेता था। इस तरीके से वो सेना के लिए जो है देखरेख से भी फ्री रहता था और अपने राज्य को सुरक्षित भी रख पाता था। ठीक उसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी यही नीति अपनाई थी, ऑलमोस्ट सेम थी। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं टोटली वही थी ये, पर ये भी समुद्रगुप्त ये पॉलिसी करता था, जिन भी क्षेत्रों को ये जीतता था वहाँ के राजाओं को वहाँ पर वो ये स्वतंत्र शासक करने को कहता था। पर कहता ये था कि जो अल्टीमेटली शासक मैं हूँ यहाँ का, पर तुम यहाँ पे जो है क्या करो, राजा बने रहो। और वहाँ के राजा के साथ वो बहुत ही प्रेम पूर्वक रहता था और वहाँ पे अपनी सेना को रखता था और यहाँ से जो है कर लेता था। इससे उसकी आर्थिक ही मजबूत होती थी। तो इसने बहुत ही अच्छे से अपने शासन को, अपने पूरे राज्य को जो है फैलाया था पूरे भारत में। ठीक है, तो पहाड़ी राज्यों से अपनी प्रभुता स्वीकार कर कर उन्हें ये आंतरिक आज़ादी, शक्ति, सुरक्षा बनाए रखने की ये पूरी स्वतंत्रता देता था। ठीक है, तुम लोग, वहाँ का जो राजा होगा उसको कह देता था कि तुम लोग जो है आज़ाद हो, जो करना है वो करो, पर हो तुम मेरे ही अधीन, कर भी देना पड़ेगा। ठीक है, और जितनी भी पावर्स होती थी वो राजा को वो दे देता था। ठीक है, और अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसको खुद दे देता था और राजा से वो अच्छे तरीके से अपने संबंध बनाए रखता था। तो ये इसकी शासन करने की यहाँ पे जो है नीति रहती थी। अब देखिए जितने भी राज्य हुए जब वो शिखर पे पहुंचे हैं, पर उसके बाद उनका डाउनफॉल होना भी तय ही रहता है। इसके बाद ये लोग भी पतन की ओर आने लगे। कुछ कारण रहे योग्य शासक का ना होना, और फिर जो हूण जो है एक बहुत ही लड़ाकू प्रजाति थी। ये लड़ते मार दहाड़ यही इसी में ही बिलीव रखते थे। इन लोगों ने जो है गुप्त काल के शासक
शासकों पर बहुत ही ज़्यादा आक्रमण किए। परंतु हालांकि इन्होंने जब आक्रमण किया था तो स्कंदगुप्त जो है उस टाइम या वहाँ के शासक थे गुप्त वंश के, ठीक है। तो उन्होंने इन्हें हरा तो दिया था। हुणों का जो आक्रमण जब हुआ था तो स्कंदगुप्त ने इन्हें हरा तो दिया था, पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और अल्टीमेटली जो गुप्त काल था वो जो है ख़त्म हो गया था गुप्त वंश। उसके बाद जो है गुप्तोत्तर काल को अब हम देखते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया कि किस तरह से गुप्त काल के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया है। गुप्त काल जो था इसकी जो नींव रखी थी श्रीगुप्त ने रखी थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके वास्तविक शासक थे, या कह लो प्रथम स्वतंत्र शासक थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि ये भी मैंने आपको बता दिया कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसी को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि समुद्रगुप्त ने जो है किस तरह से त्रिगर्त औदुम्बर कुलटा को अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन कहलाते हैं। 340 AD में इसने जो है हिमाचल के स्थानीय राज्यों को लड़ने या अधीनता स्वीकार करने को कहा था, ठीक है। नवगठित राज्य सिरमौर, बुशहर और चंबा को अपने अधीन इसने कर लिया था। बस ये सब हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था। और क्या किया हमने, हाँ, समुद्रगुप्त ने जो है आंतरिक आजादी, शक्ति और सुरक्षा बनाए रखने की स्वतंत्रता भी प्रदान की यहाँ के राजाओं को जहाँ पे ये अधिकार कर रहा था, ठीक है। इसके बाद इनके पतन का कारण रहे हूण। हूण कौन थे? एक लड़ाकू प्रजाति थी। तो चलिए अब हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में 2-3 घटनाएं प्रमुख हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपने थोड़ा ढंग से पढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे हुणों का आक्रमण। जब जो है गुप्त काल खत्म हो गया था, गुप्त वंश को हुणों ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे भारत में शासन करने लगे थे हुण, ठीक है। हुणों ने भी भारत पर पश्चिमी हिमालय यानी कि हिल्स एरिया में आक्रमण किए थे। हुण का जो जिसने हुण साम्राज्य की नींव रखी थी वो था तोरमान, ठीक है। ये तोरमान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से देख लेना। जो तोरमान ने जो है 521 ईस्वी में पश्चिमी हिमालय में आक्रमण किया तथा काफी क्षेत्रों पर कब्जा किया। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि तोरमान ने पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण कब किया। बहुत बार क्वेश्चन आया है 521 ईस्वी में। या फिर क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि तोरमान ने कहाँ पे आक्रमण किया था 521 ईस्वी में। तो पश्चिमी हिमालय में ही हिमाचल प्रदेश आता है, राइट, ठीक है। और यहाँ के काफी क्षेत्रों पे इसने आक्रमण कर लिया था। अब जो ये तोरमान है इसका बेटा था मिहिरकुल। कौन था? मिहिरकुल। ये जो तोरमान और मिहिरकुल है ये दोनों बहुत ही क्रूर शासक थे, बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति के ये थे। पूरे भारत में इनका जो है बोलबाला था, ये बहुत ही लड़ाकू थे, ठीक है। इसका जो पुत्र था मिहिरकुल, इसको कहा जाता है भारत का एटिला। वेरी इंपॉर्टेंट। मिहिर को क्या कहा जाता है? भारत का एटिला। ये तोमान का पुत्र था। इसने 525 AD में जो है इसने पंजाब से लेकर मिडल इंडिया तक जो है बिल्कुल कब्जा कर लिया था। कहाँ से कहाँ तक? पंजाब से लेकर मिडल इंडिया यानी कि मध्य भारत तक इसने जो है कब्जा कर लिया था 525 AD में। एक इम्पॉर्टेंट नोट देखो, गुर्जर खुद को हुणों का वंशज मानते हैं। मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वाला नोट है। गुर्जर खुद को किसका वंशज मानते हैं? हुणों का, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी जो हम देखते हैं इसमें मौर्योत्तर काल में हर्षवर्धन का भी हिमाचल से रिलेशन रहा है। उसने नगरकोट के जो शासक था, एक राजा था, उसको इसने हराया था। मतलब हर्षवर्धन ने भी हिमाचल प्रदेश में आक्रमण किया था नगरकोट पर, ठीक है। अब हम हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये जो हर्षवर्धन है ये कनौज के राजा थे और हर्षवर्धन जो है जो पुष्यभूति वंश था उसके ये सबसे महान शासक थे। मैंने आपको कहा है कि भारत में अगर हम देखें तो 3 ही शासक थे जिन्होंने अपने दम पर जो है राज्य को डिवेल्प किया था। उसमें है बाबर, शिवाजी, एक है हर्षवर्धन और एक
हालांकि हर्षवर्धन ने इस राज्य की नींव नहीं रखी थी, वो रखी थी पुष्यभूति ने, ठीक है। पर हर्षवर्धन ने इसको वास्तविक रूप में जो है अच्छे से इसका संचालन किया था, ठीक है। कनौज का ये राजा था। 606 एडी में ये गद्दी पर बैठे और 647 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ही महान शासक रहे हैं। पुष्यभूति वंश कह लो या वर्धन वंश कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी घटना और हुई है इसमें मौर्योत्तर काल में, वो था हिनसांग। हिनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में 629 एडी में भारत आया। वेरी इंपॉर्टेंट, हिनसांग किसके काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। और एक बार जो बहुत बार क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट जो है वो है हिनसांग जो है भारत कब आया था? तो वो आया था 629 एडी में। हिनसांग भारत कब आया था? 629 एडी में। 629 से लेकर 644 तक ये जो है भारत में ही रहा। इसी के दौरान ये हिमाचल प्रदेश में 635 में जालंधर आया तथा राजा उदिमा के यहाँ 4 माह तक मेहमान बन के रहा। ये जालंधर जो है उस टाइम हिमाचल प्रदेश की एक रियासत थी और त्रिगत की ये जालंधर जो है राजधानी थी उस टाइम, ठीक है। इसके बाद जो है ये जब 635 ईडी में जालंधर आया, उसके तुरंत बाद इसने कुल्लू, सिरमौर और लाहौल की भी यात्रा की थी। इसके अनुसार 500 ईडी में कुल्लू का जो राजा था वो विहंग मणिपाल था। अकॉर्डिंग टू हिनसांग 500 एडी में कुल्लू का राजा कौन था? विहंग मणिपाल, ठीक है। इसने कुल्लू का घेरा भी बताया और त्रिगत का घेरा भी बताया। कुल्लू का घेरा इसने बताया था 75 माइल्स और त्रिगत का घेरा इसने बताया था 267 माइल्स। इसकी जो है त्रिगत की लेंथ थी और जो अगर ब्रेथ की हम बात करें तो वो 213 माइल्स थी। तो ये था, इतना सा ही पढ़ना है हम लोगों ने गुप्त काल के बारे में और गुप्तोत्तर काल के बारे में। होप सो आपको समझ आया होगा। हमने अभी गुप्त काल के बारे में अभी पढ़ा। हमने क्या देखा कि श्रीगुप्त ने जो है गुप्त काल की गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। वास्तविक शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। और इसके बाद हमने देखा था कि समुद्रगुप्त ने किस तरह से भारत के हिमाचल प्रदेश के जनपदों को अपने अधीन किया था, ठीक है, और उन्हें कर देने पे जो है मजबूर कर दिया था। समुद्रगुप्त ने साफ तौर पे कह दिया था कि या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या फिर मुझसे युद्ध कर लो। अब युद्ध करने से तो ये रहे, इसलिए इन लोगों को क्या करना पड़ा था? आत्मसमर्पण करना पड़ा था, ठीक है। इसी के साथ साथ जो नई रियासतें यहाँ पे डेवलप हो रही थी लाइक बुशहर, सिरमौर, चंबा, उन लोगों ने भी जो है अधीनता इसकी स्वीकार कर ली थी। फिर इनके पतन का कारण हूण बने। हूण बहुत ही लड़ाकू प्रजाति थी। उसकी जो संस्थापक था हूण वंश का वो था तोड़मान। तोड़मान का बेटा मेहरकुल। ये दोनों ही बहुत ही क्रूर शासक थे, ठीक है। जो मेहरकुल है इसको भारत का एटीला कहा जाता है। इसने पंजाब से लेकर मध्य भारत तक जो है शासन किया, ठीक है। जो गुर्जर है वो खुद को हूण के वंशज मानते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा कि हर्षवर्धन का भी हिमाचल से रिलेशन रहा है। उसने क्या किया? ये कनौज का शासक था और नगरकोट के जो राजा थे उन पर इसने आक्रमण किया था और हरा दिया था। फिर हिनसांग भी जो है हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था और 644 एडी में वो भारत में आया था। 635 एडी में वो जालंधर आया। सॉरी, मैंने थोड़ा आपको गलत बता दिया। 644 एडी तक वो भारत में रहा। 635 एडी में वो जालंधर आया और वहाँ के राजा उदिमा के यहाँ वो 4 माह तक रहा। जब वो वापस भी जा रहा था यहाँ से भारत से, तो उस टाइम भी वो उदिमा के पास कुछ टाइम के लिए रुका था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की एंड आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। घर जाकर एक बार फिर से तो इसके आगे ये हमारा जो गुप्त काल जो है आज खत्म हो गया है। कल हम देखेंगे
इसी के साथ हमारा प्राचीन कल हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, यहाँ पर प्राचीन इतिहास हमारा खत्म हो गया है हिमाचल प्रदेश का। कल हम मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।